जय गुरुदेव भाई। आज कैंप लग रहा है गांव बलियाली में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पर डॉक्टर आ रहे हैं भाई, कृषि के बारे में जानकारी देंगे ग्रामवासियों को। सभी किसान भाई आ रहे हुए हैं यहाँ पर और डॉक्टर साहब से बात कराएंगे आपकी। ये भाई किसान भाई आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सभी ग्रामवासी अपने। सभी किसानों को एक एक डायरी दी गई है। जो भी अपनी जानकारी पूछे नोट कर लेंगे, डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे जानकारी। ये नींबू का पौधा भाई छोटा, ये 3 साल के करीब है। इसमें फल आया हुआ है भाई, बढ़िया कलमी पौध है। ये डेयरी दे रहे हैं भाई। नोटबुक ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये जानकारी देंगे आपको सभी किसान भाइयों को। मेरी जो ये इसके बिना काम नहीं चल जाएगा कि वो वानिकी है, कृषि वानिकी। इस प्रोग्राम के बाद फिर उस पर बात करेंगे, तब आपको बताऊंगी कृषि वानिकी क्या है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ब्लॉक लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो आपके गांव बलियाली में रखा गया है। ये फसल अवशेष प्रबंधन पे है, जैसा कि आप बैनर पे देख भी पा रहे होंगे, यथावत फसल अवशेष प्रबंधन। तो जैसे कि मैं पहले किसानों से बातें कर रही थी, तो मुझे पता चला है कि भी 70 से 75% जो किसान हैं उन्होंने पहले से ही फसल प्रबंधन अपने आप कर रखा है। पर फिर भी आपको थोड़ी और अलग से जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि आपने सिर्फ मशीनरी के थ्रू जो प्रबंधन है वो करा है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनके तहत हम अपनी खेत में फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फसल अवशेष प्रबंधन की। जैसे कि आपको पता है कि जीरी या राइस जब हम खेत में लगाते हैं तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारी क्रॉप आने वाली होती है, किसकी यूजुअली जो हम लगाते हैं वो गेहूं की लगाते हैं। तो जो विंडो होता है सोइंग टाइम, मतलब जो बिजाई का टाइम होता है, वो ज़्यादा पास होता है, और मतलब हम इतना टाइम नहीं दे पाते जो जीरी की पराली है उसको कि भी खेत में खड़ा रहने दें या और कोई किसी तरह से। तो वो एक मजबूरी वहाँ पे हो जाती है किसान की, कि भी उसको मजबूर अपने खेत में आग लगानी पड़ जाती है, क्योंकि उसको अगली फसल जो है वो बोनी है।
ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए क्या होता है कि उस टाइम पे यहाँ से इतना धुआं, हरियाणा और पंजाब से आगजनी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ का धुआं एनसीआर जाता है और फिर वहाँ पे वो लोगों का जीना दूभर कर देता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा धुएं से समस्याएं होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नॉर्मल दिनों में 200 से 300 रहता है, वो उन दिनों अक्टूबर नवंबर के दौरान 400, 500, 600 से भी पार पहुँच जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि भी पराली की जो आगजनी होती है उस दौरान, वो उसमें एक और मतलब भागीदारी दिखाता है अपनी धुएं को बढ़ाने में। और एयर क्वालिटी की बात अगर छोड़ भी थे तो नॉर्मली भी हम देख सकते हैं कि भी धुआं होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ करता है अपनी पृथ्वी में और अपनी पृथ्वी को जो है वो गर्म बनाता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो धरती का गर्म होना, वो एक कारण ये भी है कि हम यहाँ पे इतनी आगजनी करते हैं कि भी धरती का जो एटमॉस्फेरिक जो है हीट है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें कम करनी है, इसलिए जो भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, गांव-गांव में हम किसानों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि भी आगजनी नहीं करनी है। तो फिर पराली का प्रबंधन किया कैसे जाए? तो एक प्रबंधन तो आपको सभी किसानों को पता ही है कि भी मशीनरी से इसका प्रबंधन है वो किया जा सकता है। जैसे कि हैप्पी सीडर हो गया, सुपर सीडर हो गया। इससे जब हम बिजाई करते हैं तो वो जो काट पीट के वो क्या करती है, पराली को ज़मीन में मिला देती है और साथ साथ सोइंग भी कर देती है। तो फिर पराली का कोई इशू ही नहीं रहा है ना, वो समस्या वहीं पे ख़त्म हो गई। और दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं? एक बायो डिकम्पोज़र है, जिन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग करी थी, तो उनमें से कुछ किसानों को मैंने वो बॉटल दी थी इफ़को वाली। 25 रुपये की एक बॉटल आती है इफ़को की, जो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। बायो डिकम्पोज़र बॉटल बोलते हैं उसको क्या करते हैं, उसको छिड़कने से जो पराली आपकी खड़ी हुई है वो गल सड़ के खाद बन जाती है। तो एक ये दूसरा तरीका है जिससे आप फसल की पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप उसको चारे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरा तरीका ये है। और बायोचार नामक खाद भी आप इसका बना सकते हैं। तीसरा पांचवा तरीका क्या है कि एक मशरूम की बिजाई। आप लोगों में से किसी ने मशरूम उत्पादन किया है आपके किसानों में से किसी ने? तो जब मशरूम हम उगाते हैं ना, उसके लिए हम सीधा उसको ज़मीन में नहीं उगाते मशरूम को। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है। तो जो ये पराली होती है ना, ये बहुत अच्छा बेस साबित होती है। आप जो पराली होती है इसको इकट्ठा कर लो और मशरूम के जो बीज होते हैं आप उस पर डाल दो, तो ये बड़ा अच्छा उसके लिए बेस मतलब बन सकता है। मशरूम जो पराली किसान आग जला देते हैं उसको इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप लोगों में से कई किसान जानते होंगे, सिप्पर में जो एक कमलजीत नाम से किसान है, अगर आप जानते हो तो, उन्होंने अपने खेत पे बड़ा अच्छा एक, मैंने देखा, मैं गई हुई थी, क्या कर रखा था, गन्ने लगा रखे हैं और जो गन्ने के साइड में जो खाली जगह रह जाती है ना, वहाँ पे उन्होंने वो पराली बिछा रखी है। तो उस पराली को जब हम उठा रहे थे ना, तो इतनी अच्छी वहाँ से खुशबू आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, अर्थवर्म जो केचुए होते हैं ना, वहाँ की उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको भी पता है कि भी ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए केचुए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो वो जो मल्चिंग उन्होंने करी, जो पराली वहाँ पे उन्होंने बिछाई, उसके 2-3 तरह के फ़ायदे उनको मिले। सबसे वो तो चलो गन्ने में थी। जिन्होंने बागबानी अगर किसी ने अपने खेत में कर रखी है ना, किन्नू या फिर गुआवा, अमरूद अगर अपने खेत पे लगा रखा है, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा एरिया खाली रह जाता है। जब हम बागबानी करते हैं वहाँ हम मल्चिंग कर सकते हैं। वो जो पराली आई है खेतों से, वहाँ उसको हम बिछा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या, खरपतवार जो होती है बागबानी में, साइड में जो खरपतवार होगी, मल्चिंग उसको नहीं होने देगी, वहाँ से खरपतवार उग ही नहीं पाएगा। तो कीटनाशकों और इनका वीडीसाइड्स का जो खर्चा है वो कम होता है। दूसरा क्या होता है कि जो मल्चिंग करने से ज़मीन में जो नमी है वो बनी रहती है, क्योंकि एक तो जैसे नंगी धरती आप देखोगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी, जितना भी पानी है वो भाप बना के उसको उड़ा ले जाती है। लेकिन जब हम मल्चिंग करते हैं, जो वो नमी है खेत में वो बनी रहती है, तो वो आपके पौधों को ही मिलेगी, उनको ही दुरुस्त बनाएगी। दूसरा ये फ़ायदा है। तीसरा क्या है कि जब वो पराली कल को एक सीज़न बाद जब वो सड़ गल जाएगी, तो आपकी ही ज़मीन में गल के खाद का काम करेगी। ठीक है, तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। और एक और क्या चीज़ हो सकती है, एक आजकल ना थर्मल पावर प्लांट्स कई गाँवों में खुले हुए हैं, पता होगा आपको, है ना। अब ये बाद में बट से मिल सकता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, फॉसिल फ्यूल है, इनको बनाया नहीं जा सकता धरती पे। ये जितनी थी ना, ये उतनी ही है, और हम इनका इतना कंजप्शन कर रहे हैं कि भी ये तो ख़त्म होने के कगार पे है। आप लोगों को भी पता है कि भी आगे आगे कौन सी गाड़ियाँ आएंगी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आएंगी आगे।
पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी आगे आगे, क्योंकि है ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और थर्मल पावर प्लांट्स में भी ऐसे ही है, वहाँ पे उनको एनर्जी के लिए ईंधन चाहिए, पर ईंधन आएगा कहाँ से जब ये तीनों चीज़ें रहेंगी ही नहीं। तो ये जो पराली है ना, ये ईंधन के रूप में काम कर सकती है। एक छोटा सा सेटअप लगता है मशीनरी का, उसमें क्या होता है कि एक साइड से हम पराली डालते हैं और दूसरी साइड से इतनी इतनी गिट्टियाँ बन के निकलती हैं, और वो गिट्टियाँ बिकती हैं। मैं इसमें फ़ोटो भी दिखाती हूँ आपको। तो वो गिट्टियाँ बिकती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। ये जैसे कि ये गोल गोल सी दिखाई दे रही है आपको इधर, ये गिट्टियाँ से ये बिकती हैं, ये थर्मल पावर प्लांट में जाती हैं। एक और चीज़ है, जैसे हम कोई भी घर में छोटा मोटा फंक्शन करते हैं, तो जो कप कटोरी बाहर से अगर हम मंगवाते हैं, डिस्पोजेबल जिसको बोलते हैं, वो प्लास्टिक की आती है ना। और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है, मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लास्टिक आप खाते हो, उड़ जाता है खेतों में, नदियों में, वहाँ ब्लॉक करता है नहरों को, ठीक है। दूसरा, गंदा भी बहुत लगता है दिखने में, और करोड़ों सालों तक जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता। अब मतलब लाखों सालों बाद भी आप ज़मीन से प्लास्टिक निकाल के देखोगे, वो वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो मतलब कहने की चीज़ ये है कि भाई नुकसान की चीज़ है। तो ये जो पराली है ना, इससे भी आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो प्लास्टिक की उन चीज़ों को मतलब हम ऑल्टरनेट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो प्लेट है, कप कटोरी है, ये पराली से बनी हुई है। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि भी पराली से ऐसे ऐसे बायोडिकम्पोजेबल बर्तन बन सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीके, मतलब कहने का सिंपल सी यही बात है कि जीटी बेल्ट पे खास करके देखा जाता है इतनी आगजनी होती है पराली की कि वो दूभर कर देती है इंसानों का जीना, स्पेशली जो एनसीआर एरिया में रहते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें पराली को। आप बहुत अच्छी बात है, आपके गांव में तो मेरे ख्याल से ज़ीरो बर्निंग है, ज़्यादा बर्निंग का इशू भी नहीं है, पर फिर भी आपके आसपास के गांव में अगर आप देख रहे हो कहीं आगजनी हो रही है, या आपके रिश्तेदार जो ऐसी बेल्ट से आते हैं जहां आगजनी हो रही है, तो आप उनको ये तरीके आप उनको बता सकते हैं कि भाई आप आगजनी ना करें, आप इसको कमाई के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आगजनी होती है ना, तो 6 इंच तक की जो मिट्टी की लेयर है उसमें जीवाणु रहते हैं, उसमें केचुए भी रहते हैं। तो आगजनी जब आप करते हैं वो सारे जीवाणु खत्म हो जाते हैं, वो केचुए भी मर जाते हैं आपकी ज़मीन के। कहने का मतलब ये, आगजनी से आपकी मिट्टी में नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदे की बात नहीं है। वो आपने अगली फसल तो लगा ली, लेकिन आपने अपनी मिट्टी को दूषित कर दिया। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप आगजनी ना करें, और जो कर रहे हैं आप उनको भी रोकें। ये अवेयरनेस प्रोग्राम उसी के लिए था। धन्यवाद। टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अनूप जी, एक बार ये वाला बैनर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कृषि वानिकी है। तो ये उसी बारे में है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में तिलहन आधारित कृषि वानिकी के लाभ, ये इस पे गोष्ठी है एक। तो सबसे पहले तो आपको कृषि वानिकी का बता देती हूँ। बहुत सारे, मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ तो पहले भी मैंने बताया हुआ आपको कृषि वानिकी क्या होता है। फसलों के साथ साथ जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो उस चीज़ को कृषि वानिकी बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि भाई जो धरती का टेम्परेचर है वो गर्म होता जा रहा है, और वो आगे आगे हमारी कृषि को बहुत नुकसान करने वाला है। मतलब आज आप जिस तरह की खेती कर रहे हो ना, वो अगले 20 साल बाद आप वैसी खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि मौसम ऐसा चेंज हो जाएगा कि आपको अपनी खेती पद्धतियाँ बदलनी पड़ेंगी। तो उसके लिए एक सीधा सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप खेतों में पेड़ लगाओगे ना, पेड़ क्या करते हैं, शेडो देते हैं और आपकी जो धरती है उसको थोड़ा ठंडा रखते हैं। आप अगर और कुछ मत करो, सिंपल थर्मामीटर से भी नापोगे ना कि भाई पेड़ की छाया के नीचे आप टेम्परेचर नाप रहे हो तो कम मिलेगा, वहाँ ठंडक मिलेगी। थोड़ा सा उसके बाहर जाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। तो आगे जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, हमें थोड़ी कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं आप कृषि वानिकी करो, आप कुछ भी अलग करो। आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो या आप मशरूम की खेती कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सिंपल खेती से हटके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी आमदनी का एक और तरीका बनता रहे। तो कृषि वानिकी की अगर हम बात करें तो 2-3 ट्री स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ अपने हरियाणा के लिहाज से, जो अपने खेतों में लगा सकते हैं। एक तो है इक्लिप्टस यानी कि सफ़ेदा। P23 नाम का एक क्लोन है जो अपने इधर के एरिया के लिए बेस्ट है, वो आप अपने खेतों में लगा सकते हो। दूसरा एक ये कदम का पेड़ है उधर पीछे जो लगा हुआ है, इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता फसलों को। और तीसरा है एक मालाबार नीम, वो भी ऐसा ही है, उसका सीधा तना जाता है और उसको, वो इतना अच्छा पेड़, अगर आप उसकी केयर करोगे ना, और अगर आप 5 साल पे भी उसको बेचना चाह रहे हो काट के, तो तब भी आप उसको बेच सकते हो।
अगर आपको चाह रहा है कि भाई और थोड़ा, हालांकि जितनी लेट बेचोगे 8-10 साल में वो उतना ही मुनाफा आपको देगा, पर फिर भी अगर कोई किसान यूँ चाह रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए खेत पे नहीं रख पाऊँगा, तो आप उसको 5 साल में भी उसको बिक्री कर सकते हो। मालाबार नीम से पेड़ आता है, बहुत ही अच्छा पेड़ है। दक्षिण भारत में जो किसान है ना, इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं, बहुत कमाई उनकी हो रही है, पर अपने इधर के किसान नहीं कर रहे ये चीज़ें। मतलब पेड़ तो लगा ही नहीं रहे, ऐसे लगा देंगे 1-2 डोले पे, पर वैसे स्पेशली कोई कृषि वानिकी नहीं कर रहा। तो एक आधे किसान आप जो भी हैं, जो लार्ज फार्मर है, जिनके पास है थोड़ी बहुत ज़मीन की भी हम कृषि वानिकी कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। जैसे कि आपने कर रखी है अपने खेत में, या अशोक जी हैं उन्होंने भी कर रखी है। तो आप लोग इनको देख के और उन पद्धतियों को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ना कि सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी जो आसपास की किसानी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पत्ते गिरते हैं ना ज़मीन में, वो एक तरह से खाद का काम करते हैं। तो हर लिहाज से कृषि वानिकी अच्छी है, आप इसको ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद। ले भाई, सभी किसानों भाइयों को कैंप पूरा हो गया। सभी को भाई नाश्ते के लिए समोसे बांट रहे हैं भाई। ये हाँ भाई, ये देखो भाई, हमारे गांव के बुजुर्ग पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखो भाई, तो लग रहा मुझे यार ये तो है। सभी किसान भाई हाँ, वर्जिश किसान। करते हुए, वह हम करते हुए। देखो भाई, एक छोटा सा कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है किसानों के साथ, और किसानों को थोड़ी सी शरीर के लिए भी व्यायाम के बारे में बताया जा रहा है, बाकी कृषि के बारे में बताया जा रहा है। अभी कृषि ज्ञान केंद्र से डॉक्टर पहुंच रहे हैं जमलपुरा बलियाड़ी में।